3 दिनों का एक मेगा इवेंट, 90 से अधिक देश और 200 से ज्यादा स्पीकर्स, हेड ऑफ स्टेट्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स, हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट, एकेडमिशियंस और रिसर्चर से भरे हुए कॉन्फ्रेंस हॉल्स, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी चैलेंजेस और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे चर्चा करते हुए लीडिंग पैनलिस्ट। दोस्तों, सुनने में तो ऐसा लगता है कि किसी डेवलप्ड नेशन के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे चल रहे किसी खास समिट की बात हो रही है। हाँ, समिट इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन हम न्यूयॉर्क, फ्रांस या सिंगापुर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी और हमारी अपनी राजधानी दिल्ली में ऑनगोइंग कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग की बात कर रहे हैं, जिसका आज लास्ट डे है। और इसी मौके पे हमने भी सोचा क्यों ना आपसे इस मेगा इवेंट के बारे में डिस्कशन किया जाए। न्यू दिल्ली में स्थित रायसीना हिल, जिसे हमारी सरकार की सीट ऑफ पावर माना जाता है, उसी से प्रेरित रायसीना डायलॉग एक बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाने वाले ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, जो भारत के फॉरेन अफेयर्स में एक खास इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको रायसीना डायलॉग से रूबरू कराते हुए उसके सिग्निफिकेंस पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही उसके रेलेवेंस को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंडिया के ग्लोबल अफेयर्स पे बेस्ड प्रीमियर कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग का 7th एडिशन 25 अप्रैल 2022 के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक कंडक्ट किया जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई फॉरेन डिग्निटरीज भी इनॉग्रेशन के समय मौजूद थे, जिसमें यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट की गई हैं। दोस्तों, यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव आर्म है, जो न्यू यूरोपियन लेजिस्लेशन के प्रपोजल्स को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है और साथ ही ये यूरोपियन पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ द ईयू के डिसीजंस को भी इम्प्लीमेंट करता है। खैर, रायसीना डायलॉग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF का एक जॉइंट वेंचर है। न्यू दिल्ली में बेस्ड ORF एक ऐसा इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो फेयर एंड इक्विटेबल वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्परस इंडिया बिल्ड करने की तरफ पॉलिसी थिंकिंग को इंकरेज और लीड करता है। 2016 में भारत द्वारा स्थापित रायसीना डायलॉग जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है, जहां ग्लोबल कम्युनिटी द्वारा फेस किए जाने वाले इश्यूज पे फोकस किया जाता है। ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स द्वारा अटेंड किए जाने वाला ये कॉन्फ्रेंस मल्टी डेलीगेट डिस्कशन प्लेटफॉर्म की तरह डिजाइन किया गया है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक लीडिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के रूप में उभरता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट और मिनिस्टर्स से लेकर दुनिया के लीडिंग जर्नलिस्ट, एकेडमिक्स और रिसर्चर्स तक पार्टिसिपेट करते हैं। माना जाता है कि रायसीना डायलॉग का फॉर्मेट और स्ट्रक्चर शांग्री ला डायलॉग की तर्ज पे डिजाइन किया गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS द्वारा आयोजित शांग्री ला डायलॉग एशिया का प्रीमियर डिफेंस समिट माना जाता है, जहां इंडो पैसिफिक रीजन की कई कंट्रीज सिक्योरिटी चैलेंजेस से संबंधित डायलॉग में पार्टिसिपेट करती हैं। रायसीना डायलॉग की इंपॉर्टेंस का अनुमान इस बात पे भी लगाया जा सकता है कि अपने इनॉग्रल ईयर में ही 35 से भी अधिक देशों के 100 से ज्यादा स्पीकर्स ने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। इसके अलावा ये हर साल इंडिया में कंडक्ट किया जाता है। लास्ट ईयर कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण इसे वर्चुअली कंडक्ट किया गया था। इस साल एक बार फिर डिग्निटरीज और लीडर्स ने इन फेस मीटिंग्स और सेशंस कंडक्ट किए, जिसके कारण इसे लेकर ग्लोबल लेवल पे भी काफी उत्सुकता दिखाई जा रही है। दोस्तों, हर साल कॉन्फ्रेंस के डिफरेंट सेशंस एक कॉमन थीम को फॉलो करते हुए कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे इनॉग्रल सेशन होने के कारण 2016 का थीम एशिया, रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी था। वहीं पैंडेमिक के दौरान 2021 में इसका थीम वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल पे बेस्ड था। इसी प्रकार पिछले कुछ सालों से जियोपॉलिटिक्स में लगातार हो रहे टर्बुलेंस और कोरोना वायरस से हुए डिस्ट्रक्शन को देखते हुए 2022 का थीम टेरा नोवा, इम्पैशन्ड, इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड रखा गया है। इसके अलावा रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस ऑनगोइंग डायलॉग में 100 से अधिक सेशंस हुए, जहां लगभग 90 कंट्रीज और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के अराउंड 210 स्पीकर्स ने
थीम से जुड़े वेरियस टॉपिक्स पे डिस्कशन किए, जिनमें मेजर थीमेटिक पिलर्स इस प्रकार थे: रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, ट्रेड, टेक एंड आइडियोलॉजी, एंड ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, अ नेटवर्क ग्लोबल ऑर्डर, वाटर कॉकसेस, turbulent tides in the Indo-Pacific, Communities Inc., first responders to health, development, and planet, achieving green transitions, common imperative, diverging realities, Samson versus Goliath, the president and relentless tech wars. कॉन्फ्रेंस में यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, WHO और OECD जैसे प्रमुख देश और ऑर्गेनाइजेशंस के इंपॉर्टेंट लीडर्स भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए थे। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा सपोर्टेड इस फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस में हर साल दुनिया भर की इंपॉर्टेंट कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस का पार्टिसिपेट करना इस बात की दलील पेश करता है कि ग्लोबल डिसरप्शंस और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स के बावजूद भी इंडिया की डिप्लोमेटिक प्रोफाइल और उसके एक्सटेंसिव पार्टनरशिप्स की पहुंच कहां तक है। पिछले कुछ सालों से कोरोना वायरस के साथ साथ वर्ल्ड कई चैलेंजेस फेस कर रहा है, जो वर्ल्ड लीडर्स को एक साथ इन इश्यूज को फेस करने की जरूरत को बढ़ा देते हैं। इस सिनेरियो में डायलॉग और डिस्कशंस इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हुए नजर आते हैं। साथ ही इंडियन ओशन और इको पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजरते देशों के बीच स्थित होने के कारण भारत का डायलॉग में लीड रोल प्ले करना और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रशिया यूक्रेन वॉर के बैकड्रॉप में भी ग्रेटर सिग्निफिकेंस अज्यूम करता है, स्पेशली तब जब वेस्टर्न डिप्लोमेट्स यूएन में रशिया से संबंधित इश्यूज पे अपना स्टैंड चेंज करने के लिए इंडिया पे दबाव डाल रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में कई रशियन डिग्निटरीज भी मौजूद थे, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया ने पीस और नेगोशिएशंस की तरफ रशिया को कन्विंस करने की कोशिश जरूर की होगी। साथ ही सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन होने के कारण इंडिया के डेमोग्राफिक्स की सिग्निफिकेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स और फैमिलीज इवैक्यूएट तो कर लिए गए हैं, लेकिन बाकी देशों में भी अपने डायस्पोरा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंडिया का ग्लोबल पीस में इन्वेस्टेड रहना और पीस टॉक्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। रशिया पे वेस्टर्न सैंक्शंस इंपोज होने के कारण कई कोलेटरल डैमेजेस भी देखने को मिले हैं, जहां पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से लेकर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स तक अफेक्टेड हुए हैं। ऐसे में इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्ल्ड लीडर्स को सैंक्शंस और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करने का भी मौका प्राप्त हुआ है। इन 2 सालों में कोरोना वायरस के केसेस भले ही कम हो गए हों, लेकिन अब कोविड-19 का वायलेंस और रिसर्जेंस वैक्सीनेशन कवरेज के गैप्स पे डिपेंड करता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशंस के कारण न्यू और डेंजरस कोविड वेरिएंट्स पैदा होने का खतरा ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिपोर्ट्स के अनुसार 2021 में G20 की कंट्रीज ने सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज की तुलना में 15 टाइम्स मोर कोविड-19 वैक्सीन के डोजेस प्राप्त किए थे। दूसरी ओर इंडिया अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करता हुआ नजर आ रहा है। इस बैकग्राउंड में रायसीना डायलॉग ने एक्सपर्ट्स को वैक्सीन डिवाइड ब्रिज करने के लिए बेहतर वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने का अवसर भी दिया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कहीं ना कहीं 2022 का थीम टेरानोवा भी कोविड पे ही बेस्ड है, क्योंकि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया था। अमीर या गरीब, कोरोना वायरस के लिए सब एक समान थे और सबने अपने करीबी लोगों को इसका शिकार बनते हुए देखा है। कई देश इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स में कई साल पीछे जाते हुए नजर आए हैं और इसीलिए पोस्ट कोविड वर्ल्ड डायनामिक्स के बदलने के कारण आज हम खुद को एक अनफैमिलियर और फियरफुल लैंड से गुजरता हुआ देख रहे हैं, जहां ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि फ्यूचर इस देश का कैसा होगा। इस अनफैमिलियरिटी से इंस्पायर्ड होकर रायसीना डायलॉग के ऑर्गेनाइजर्स को टेरानोवा थीम का आइडिया मिला। इसका मतलब न्यू लैंड होता है। खैर, पिछले कई सालों में इंडिया और पैसिफिक ओशंस ने मेजर कंट्रीज के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस गेन की है। इंडियन ओशन में एक लंबे कोस्टलाइन के साथ स्थित होने के कारण इंडिया का वेरियस कंट्रीज के साथ बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस बिल्ड करना उसकी फॉरेन पॉलिसीज में से एक मेजर पॉलिसी रही है। दूसरी ओर चाइना भी इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी हेजेमनी को असर्ट करना चाहता है, जिसके लिए वो कई देशों को अपने फ्रेंडली लोन्स के जरिए ट्रैप भी कर रहा है। रायसीना डायलॉग आसियान और क्वाड जैसे मेजर अलायंसेस और ग्रुप के साथ इंडिया को ग्रेटर मैरीटाइम कोऑपरेशन और रीजनल आर्किटेक्चर पे बेस्ड स्ट्रॉन्गर अलाइनमेंट को पुश करने में मदद कर रहा है। इनफैक्ट 2020 डायलॉग के दौरान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस, रूल बेस्ड और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक बिल्ड करने का निर्णय भी लिया था। 2022 एक बार फिर इस निर्णय को रीफॉर्म करने का मौका दे रहा है, जिसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज होना नहीं चाहती।
इसके अलावा आज भारत जियोपॉलिटिक्स में आ रहे अर्थक्वेक के एक मेजर एपिसेंटर पे खुद को पाता है, जहां उसके मेजॉरिटी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज किसी न किसी पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल टर्मोइल से गुजर रहे हैं। श्रीलंका की मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार का कॉन्फिडेंस मोशन हार जाना, म्यांमार में मिलिट्री कू के दौरान डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आंग सांग सूकी का अरेस्ट हो जाना, अफगानिस्तान में यूएस एग्जिट और तालिबान टेक ओवर के बाद बढ़ते ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और नेपाल पे मंडराता हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं जहां इंडिया खड़ा है। इस बात से इनकार नहीं की जा सकती कि इंडिया की स्टेबिलिटी अपने नेबरिंग कंट्रीज की स्टेबिलिटी पे काफ़ी निर्भर करती है। ये स्टेबिलिटी तब और ज़्यादा हो जाती है जब इंडिया के चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन्स लगातार बने हुए हैं। रायसीना डायलॉग ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पीस इंश्योर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ताकि क्राइसिस से निकलने के सॉल्यूशंस पे फोकस और इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी डायलॉग का एक मेजर पार्ट फॉर्म करता है। लास्ट कुछ डायलॉग्स में इस बात पे फोकस किया गया था कि केवल ब्लेम और इनएक्शन से क्लाइमेट चेंज एड्रेस नहीं किया जा सकता। क्लाइमेट चेंज आज वर्ल्ड में कई सारी प्रोग्रेस को थ्रेटन करता है, जिसके कारण इसे एक डेंजर के रूप में देखने की ज़रूरत है। स्पेशली दुनिया के मैरीटाइम कंट्रीज़ के लिए ये और भी बड़ा खतरा पैदा करता है। क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए मल्टी अलाइनमेंट और मल्टीलेटरल टास्क क्रूशल प्रोसेस की तरह उभरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही रायसीना डायलॉग के थ्रू इंडिया इन चैलेंजेस को एक स्टैब्लिशिंग इमर्जिंग पावर के रूप में एड्रेस करना चाहता है, क्योंकि इंडिया ने इंटरनेशनली और इंडिया में खुद भी क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए कई इनिशिएटिव्स उठाए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सिमिलर चैलेंजेस तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे दूसरे स्टैब्लिश फोरम्स भी टैकल करते हैं। तो रायसीना डायलॉग की खास बात क्या है? दोस्तों, रायसीना डायलॉग को इन फोरम से जो चीज़ डिस्टिंग्विश करती है वो ये है कि रायसीना टॉक्स किसी यूएसए या यूके जैसी ट्रेडिशनल सेंटर्स ऑफ पावर द्वारा कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे भारत जैसी एक इमर्जिंग इकोनॉमी कंडक्ट कर रही है, जो एक ग्लोबल शिफ्ट की तरफ इशारा करता है। इस फोरम के माध्यम से इंडिया वर्ल्ड को मैसेज देना चाहता है कि वो ग्लोबल कॉन्वर्सेशन का केवल हिस्सा ही नहीं, बल्कि उसे नई दिशा देने की भी काबिलियत रखता है। इंपॉर्टेंट सेशंस के अलावा ये इवेंट इंटरनेशनल रिलेशंस में देश विदेश के एक्सपर्ट्स और लीडर्स को इंडियन गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ की भी एक झलक दिखाता है। यंग स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को भी कई डिग्निटरीज से इंटरैक्ट करने का गोल्डन मौका मिलता है, जिनके साथ उन्हें कोलैबोरेशन की भी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। इसीलिए हर साल रायसीना डायलॉग काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट रहता है। आने वाले सालों में रायसीना डायलॉग की रिलेवेंस और बढ़ती हुई नजर आती है। इसकी सक्सेस को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर में रायसीना डायलॉग डिस्प्यूटेड नेशंस के बीच एक मीडिएटर के रूप में भी उभर सकता है। साथ ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजिटल एज, स्पेस वॉर्स, साइबर सिक्योरिटी, रेफ्यूजी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसे इश्यूज भी इस प्लेटफॉर्म का बिगर हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान के करंट पीएम शहबाज शरीफ ने भी इंडिया के साथ रिलेशंस को बेहतर करने में इंटरेस्ट शो किया है। आने वाले सालों में रायसीना डायलॉग के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया भी कॉर्डियल रिलेशंस फॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, जहां स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और ट्रेड मेजर डिस्कशन पॉइंट्स होंगे। इस डायलॉग की सक्सेस से ऑर्गेनाइजर्स चाइना को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि डायलॉग और टॉक्स के थ्रू इंडो पैसिफिक रीजन को किसी एक की प्रायोरिटी ना बनने दी जाए और कई कंट्रीज शांतिपूर्वक इस रीजन की स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। दोस्तों, ग्लोबली दुनिया के कई हिस्सों में आज हम जियोपॉलिटिक्स और जियोइकोनॉमिक्स के कारण सीरियस टर्बुलेंस को उठता महसूस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशंस और मल्टीपल ट्रैक्स पे इंकरेजिंग डाइवर्स ओपिनियंस की नीड इससे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं की गई है। रायसीना डायलॉग 2022 इमर्जिंग ग्लोबल रियलिटीज़ को डिफाइन करने वाले आइडियाज़ को डिस्कस करने का एक अहम मौका देता है, जहां इंडिया के फ्रेंड्स और पार्टनर्स ग्लोबल डेवलपमेंट और इंक्लूजन की तरफ काम करने के लिए एक साथ कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया कि रायसीना डायलॉग की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे ये इंडिया के ग्लोबल सुपर पावर बनने के सपने में एक अहम कदम बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और उससे जुड़े सवाल GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्शन में पूछे जाने की भारी संभावना है। इसीलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ इज इंडिया ट्राइंग टू रीशेप global opinions through Raisina dialogue? Comment on that. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।